हमने तीनों एक्टिविटीज का बेसिक सीखा लास्ट क्लास में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। मतलब क्वेश्चन में काफी सारी ट्रांजैक्शन दे रखी होगी, लेन देन दे रखे होंगे और हमें उनमें से ढूंढना है जो सिर्फ इन्वेस्टिंग वाला है। अगर कोई फाइनेंसिंग का दिखे इग्नोर, अगर कोई ऑपरेटिंग का दिखे इग्नोर। अगर पैसा आ रहा है तो प्लस में लिखना, पैसा जा रहा है आउटफ्लो है तो ब्रैकेट में लिखना। पेज 227, पेज नंबर 227, 227। सबसे ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है हेडिंग डाली हुई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2017 में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कैश कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 31 मार्च 15 का डेटा दिया हुआ है और 31 मार्च 14 का डेटा दिया हुआ है। ध्यान रखना जी, इसमें करंट ईयर पहले दिया है, प्रीवियस ईयर बाद में दिया है। तो एग्जाम में कभी भी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। एग्जाम में प्रीवियस ईयर पहले हो सकता है करंट ईयर। तो आपको बड़े ध्यान से अलर्ट होकर के पढ़ना। पहली आइटम, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एडुकेट, मतलब किसी और कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे होंगे तो ये हमारी बैलेंस शीट में आ रहे होंगे, मतलब एनसीए का पार्ट है। मतलब 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सर एनसीए का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। प्लांट एंड मशीनरी एनसीए का पार्ट है, फिक्स्ड एसेट होती है। गुडविल भी एनसीए का पार्ट है सर, नॉन करंट असेट्स के अंदर आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। उसके बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड। डिविडेंड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इग्नोर करना है क्या बताइए? इग्नोर नहीं करना। हमने क्या पढ़ा था सर? डिविडेंड अगर पेड हो तो फाइनेंसिंग होती है, अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो तो इन्वेस्टिंग होती है। मतलब हमने किसी कंपनी शेयर खरीद रखे हैं, वहां से डिविडेंड मिल रहा है, एनसीए में से इनकम जनरेट हो रही है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पॉइंट नंबर सेकंड, एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 50,000, डेप्रिसिएशन 15,000, वो हमने बेच दी 40,000 में और उस पर डेप्रिसिएशन इस साल लगा 55,000। मशीन सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है क्या? बिल्कुल होती है। मशीनरी एनसीए के अंदर आता है। नॉन करंट असेट्स के अंदर सारी फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, सारी इन्वेस्टमेंट आती है। और मशीनरी बेच रहे हैं तो कैश आ रहा होगा, कैश एक्टिविटी है, बिल्कुल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मशीन परचेज करना भी इन्वेस्टिंग है, मशीन सेल करना भी इन्वेस्टिंग। क्लियर हो गई बात? चलिए अब एक करके स्टडी करते हैं सर, बड़ा ध्यान से। बहुत सारी अजम्पशंस प्रेजम्पशंस आएंगे यहाँ पर, बड़ा अलर्ट होकर पढ़ना। पहली आइटम देखिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एडुकेट। लास्ट ईयर चेक कीजिए, बैलेंस शीट के अंदर 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। इस साल के एंड तक वो इन्वेस्टमेंट 18 लाख की हो गई। क्या लगता है हमने परचेज करा या सेल करा? परचेज करा, तभी तो बढ़ा। वो एसेट तभी बढ़ेगी जब खरीदेंगे। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो कितना? परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एडुकेट 10 लाख रुपीस और ब्रैकेट। ये पर्टिकुलर्स में कोई जनरल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं हम, जिसमें लैंग्वेज की रिजिडिटी रहेगी। आप इसमें लिख सकते हो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एडुकेट, ऐसा भी लिख सकते हो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एडुकेट, ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब ये लैंग्वेज आपकी चेक नहीं करी जाएगी, एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है ये आपका चेक करने वाली जाएगी। कि आपने अमाउंट सही लिखा है कि नहीं लिखा, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे, लिखेंगे बट अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे सारी चीजें सारे क्लियर हो गई जी बात? चलिए इस तरीके से पढ़िए मुझे। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर कितनी थी? 5 लाख। इस साल कितनी रह गई? क्या कहता है, परचेज या सेल? सेल। क्वेश्चन में सर कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहीं ऐसा कुछ लिखा हमने इतने में सेल करा, इतने में बाय करा। तो वी हैव टू प्रेज्यूम कि हमने रेट टू रेट ही बेच दिया होगा, है ना? सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट हमारे पास लास्ट ईयर 5 लाख रुपए की थी, इस साल के एंड तक सिर्फ 1.5 लाख की बची, इसका मतलब हमने 3.5 लाख रुपए की बेच दी। इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगाना। जब भी पैसा आए, अब इसमें ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। सर परचेज करेंगे तो शेयर्स आएंगे, इनफ्लो है ब्रैकेट मत लगाओ, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाते। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें सिर्फ कैश पे ध्यान रखना है। हमें ये देखना है कि शेयर्स का इनफ्लो है कि शेयर्स का आउटफ्लो है, हमें कैश का इनफ्लो है कि कैश का आउटफ्लो है, इस चीज पे ध्यान रखना। शेयर परचेज करेंगे, शेयर्स का तो इनफ्लो है लेकिन कैश का आउटफ्लो है, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसलिए इसको आउटफ्लो में ट्रीट करेंगे। इस तरीके से हमने शेयर्स बेचे हैं तो शेयर्स जा रहे हैं, शेयर्स का आउटफ्लो है लेकिन पैसा आ रहा है, पैसों का इनफ्लो है, हमें कैश पे ध्यान देना। प्लांट मशीनरी से पहले गुडविल पर आता हूं। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है सर, आप पहले गुडविल लिख लो या पहले मशीन लिख लो या पहले ये वाली इन्वेस्टमेंट पहले लिख लो, कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक, गुडविल देखिए लास्ट ईयर 40,000 की थी, इस साल के एंड तक वो गुडविल बन गई 120 की, 80,000 से इंक्रीज हुई। तो गुडविल इंक्रीज होने की दो वजह हो सकती हैं। जैसे गुडविल दो टाइप की होती है, पढ़ा है हमने पार्टनरशिप में, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज। तो जो 80,000 रुपए की इंक्रीज है ये कौन सी हो सकती है? और आपको कैसे पता परचेज सेल्फ जनरेटेड? सर सेल्फ जनरेटेड तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, एएस 26 ने मना कर रखा है। एएस 26 ने मना कर रखा है कि खुद की जनरेट की हुई गुडविल की कॉस्टिंग नहीं होती, उसको आप उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो इंक्रीज हुई है डेफिनेटली हमने गुडविल परचेज करी है। गुडविल एनसीए का पार्ट है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, परचेज ऑफ गुडविल। हाँ जी, तो जैसे 40,000 लिखा हुआ है तो ये भी तो परचेज की होगी ना? बिल्कुल सही है, सर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, डिस्कस करते हैं। डाउट ये है कि सर लास्ट ईयर गुडविल 40,000 की थी, इस साल के एंड तक गुडविल 1,20,000 की हो गई, तो 80,000 की तो इस साल परचेज करिए। तो इस साल के कैश फ्लो में 80,000 रुपए लिख रहा हूं। ये जो 40,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये परचेज की होगी लास्ट ईयर या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल, तो उस साल लिखा होगा कैश फ्लो में 40,000। समझ आ रही है बात भाई? जिस साल का हम परचेज कर रहे हैं, जिस साल का कैश जा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। सिर्फ इसी साल का कैश फ्लो, इस साल कैश आउटफ्लो लिखना है मेरे को। ये 40,000 की जो गुडविल है ये पुरानी गुडविल है, तो उससे लास्ट ईयर खरीदी हो या उससे पहले खरीदी हो तो उस साल कैश फ्लो में आया हुआ होगा। ठीक, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट चेंज दिखा रहे हैं। कहां दिखा रहा है एब्सोल्यूट चेंज? कैश में इतना चेंज आया, मतलब 10 लाख का आउटफ्लो हुआ। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीनरी, जैसे कि हमने 2019 2020 मशीनरी 10 लाख 0 सोल्ड फॉर 7 लाख। 10 लाख की मशीनरी थी, 7 लाख में बेच दी और साल के अंत मशीनरी है तो उसको लिखेंगे 7 लाख लिखेंगे। 10 लाख की मशीन 7 लाख में बेच दी। उनका डाउट क्या है? कि डाउट ये है कि सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट जैसा लग रहा है मेरे को ये, आप इंक्रीज डिक्रीज देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट पहले 8 की थी तो 18 की होगी तो आपने 10 लाख लिख दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 की थी फिर 1.5 लाख की होगी, 3.5 लाख का एब्सोल्यूट चेंज है तो आपने वो लिख दिया। तो बिल्कुल कंपैरेटिव बन रही है, तो कंपैरेटिव जैसी हो गई बिल्कुल ही। तो मैं आंसर दे रहा हूं कंपैरेटिव 100% क्यों नहीं, अगर कुछ कुछ सिमिलरिटी है बट 100% कंपैरेटिव नहीं है। सो एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर कि 10 लाख रुपए की मशीनरी थी लास्ट ईयर, मैंने इस साल उसको 7 लाख में बेच दी। अब साल के अंत में मशीनरी है तो अगर मैं कंपैरेटिव बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? 10 लाख माइनस 0 10 लाख। लेकिन मैं कैश फ्लो बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? 7 लाख। तो कैश तो 7 लगा, ठीक है? क्लियर हो गई बात? इसमें कंपैरेटिव इससे बिल्कुल सेम है, कुछ कुछ सेम अगर हो रहा है तो बिल्कुल सेम नहीं। ठीक, अच्छा पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम एडुकेट। सर हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं उस कंपनी के, तो डिविडेंड मिल रहा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? यस सर। लिख लेते हैं सर, डिविडेंड रिसीव
इस भी कंपनी शेयर दे रखे हैं। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना, क्योंकि पैसा मिल रहा है, इनफ्लो है। अब ध्यान से देखिए सर, जो शेयर्स हैं वो 8 लाख थे शुरुआत में और एंड में 18 लाख। रेट दिया हुआ है डिविडेंड का 9%। ये जो लिख रहा हूं ये नोट मत करना। बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको? 18 लाख का 9% करें या 8 लाख का 9% करें? 18 लाख। सब इनका डिफरेंस का नहीं करेंगे। अच्छा, ये वाला भी ऑप्शन है। एट लाख वाले के कितने वोट हैं? कोई नहीं। 8 लाख की तरफ एक वोट है। 18 लाख की तरफ कौन है? 5 LHS। 10 लाख की तरफ कौन है? नो कमेंट्स। देखिए ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला भी आंसर सही है। तो दो आंसर सही कैसे हो सकते हैं? दोनों में अमाउंट तो अलग आएगा, तब भी दोनों में अमाउंट अलग आएगा, तब भी दोनों आंसर सही। वजह समझते हैं जी क्या? फर्स्ट अप्रैल 2014, 31 मार्च 15। यहां पर हमारे पास 8 लाख रुपए के शेयर्स थे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साल के एंड तक हमारे पास 18 लाख के हो गए। इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख के शेयर परचेज करे। बड़ा आसान सी बात है यहां तक तो कि 8 लाख के साल की शुरुआत में थे, साल के एंड तक 18 लाख हो गए, मतलब 10 लाख के परचेज करे। अब इस 8 लाख वाले पे तो डिविडेंड पक्का मिलेगा, तो साल की शुरुआत से ही थे, पूरे साल हमने रखा भी रखे इस कंपनी के अंदर शेयर, तो डिविडेंड पक्का मिलेगा। अब ये 10 ध्यान देना, अगर ये 10 लाख के मैंने शेयर्स बिल्कुल साल के एंड में खरीदे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा इस पर, एक साल मुझे हुआ ही नहीं शेयर्स रखे हो। अगर मैंने ये 10 लाख रुपए के शेयर इस डेट पे खरीदे साल की शुरुआत में ही, ड्यूरिंग द ईयर, देखो ड्यूरिंग द ईयर में भी टाइमिंग बहुत लंबा होता है ना। फिर 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, ये वाला बैलेंस तो मेरा 31 मार्च 14 को भी था। ये तो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब इसकी ट्रांजैक्शन साल में हुई, ये पहले से परचेज किया होगा, ठीक है ना। और 10 लाख मैंने परचेज किया इस साल। अब इस साल की कौन सी डेट पर, मान लो मैंने 1 अप्रैल को परचेज कर लिया, तो पूरे साल शेयर्स रखे रहे मेरे पास, तो डिविडेंड मिलेगा इसका, है ना। मान लीजिए मैंने साल के बिल्कुल एंड में 31 मार्च को परचेज करे, तो फिर डिविडेंड मिलेगा नहीं, सिर्फ 8 लाख का मिलेगा। मतलब क्या होता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर तो डिविडेंड पक्का मिलता है, और जो ड्यूरिंग द ईयर हमने ऐड करा है उस पर डाउट होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हमने परचेज करा है साल की ओपनिंग के टाइम पर तो मिलेगा, अगर साल के क्लोजिंग के टाइम पर तो नहीं मिलेगा। अब सर क्या करें? क्वेश्चन में डेट तो मेंशन नहीं, कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में क्लियरली डेट मेंशन होगी, इन्वेस्टमेंट इन एडुकेट लिमिटेड वर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा होता बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर क्या करते हैं? फिर इस 8 और इस 10 दोनों पे डिविडेंड मिलता, मतलब 18 लाख पर निकालते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि इन्वेस्टमेंट वर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये साल के बिल्कुल एंड में खरीदे हमने, उस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो सिर्फ 8 लाख पे डिविडेंड मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो 8 लाख वाला आंसर भी ठीक है, 18 लाख वाला आंसर भी ठीक है। इसमें से कोई प्रिजम्पशन वाली बात तो नहीं कि साल के एंड में ही खरीदी जाती है शेयर्स, ये शुरुआत में ही खरीदे जाते हैं, कोई प्रिजम्पशन तो नहीं है इसके अंदर, ठीक। तो ऐसे केस में आपको एग्जाम में नोट दे करके आना है, इट इज एज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट इज परचेज्ड एट द, आपकी इच्छा है बिगिनिंग लिखनी, बिगिनिंग लिखो, एंड लिखना, एंड लिखो, ठीक। मैंने जो अपने नोट्स के अंदर जितने भी आंसर दे रखे हैं वो एट द एंड एज्यूम करके दे रखे हैं। इसका जो आंसर है मैं इसलिए एट द एंड एज्यूम करके करा रहा हूं, लेकिन आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप बिगिनिंग मानकर भी आंसर कर सकते हो। अलग आंसर आएगा बट दोनों आंसर सही होंगे। मतलब ऐसे केस में बोर्ड का जो एग्जामिनर है ना उसके बाद दो आंसर प्रिंट होकर के आएंगे, दोनों आंसर सही है।
ध्यान रहेगा नहीं? तो इसमें इन जनरली वैसे एग्जाम में तो मेंशन होता है कि बिगिनिंग है कि एंड है या डेट मेंशन होती है जनरली, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो दो आंसर होते हैं एग्जाम में बस। हाँ जी, तो यहाँ पे क्लोजिंग में क्यों नहीं मिलेगा? और क्लोजिंग में खरीदते हैं तो शेयर देखो डिविडेंड मिलने का मतलब क्या हुआ कि जब क्या होता है कि मैं एक पूरे साल के अंदर अपने शेयर्स खरीद कर रखता हूँ। तो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि पहले खरीद ली जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात है वो। तो मैं कंपनी शेयर्स खरीदता हूँ और साल इन्वेस्टमेंट करके रखा, तो फिर मुझे उसके बाद डिविडेंड मिलता है एक साल के बाद। तो जितने मैंने शेयर्स रखे हुए हैं अगर पूरे साल, उस पर डिविडेंड मिलता है। पूरे साल हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं शेयर्स की, उस बेस पर हमें डिविडेंड मिलता है। अगर हमने आज ही इन्वेस्टमेंट करी है और आज ही हमें उस पर डिविडेंड मिल गया पिछले साल का, तो ऐसा नहीं होगा। है ना? यही सारी का इस साल का डिविडेंड साल मिलता ही नहीं। डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का मिलता है। अकाउंट्स में जो कंपनी है, कंपनी में कॉन्सेप्ट क्या होता है सर कि प्रॉफिट के बेस पर डिविडेंड मिलता है। 2019-20 इस ईयर में जो प्रॉफिट कमाया वो पता कब चलेगा? 2020-21 में, तो डिविडेंड 20-21 में मिलेगा। और इस साल जो डिविडेंड मिल रहा है वो इस साल का नहीं मिल रहा, वो प्रीवियस ईयर का मिल रहा है। ठीक है, कैलकुलेट सेम ईयर में हो सकता है प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा। तो जो डिविडेंड मिलता है हमें वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का मिलता है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं ये मान रहा हूं फिलहाल कि एट द एंड से नोट लिखा दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो एक बार। पहला नोट, इट इज नोट आंसर नीचे दे रखा है, इट इज एज्यूम्ड दैट शेयर्स इन एडुकेट वर परचेज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इस लैंग्वेज में आपको नोट एग्जाम में लिख करके आना है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपके आंसर का पार्ट है जो आपको लिखना है। आप मीनिंग में लिख सकते हो। अच्छा जी, तो एट द एंड खरीदे हैं अगर शेयर, तो इस 10 लाख पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, सिर्फ इस 8 लाख पे मिलेगा। तो मैं इसको इसलिए फिलहाल गलत बोल रहा हूं, इसको सही बोल रहा हूं। डिविडेंड की कैलकुलेशन दिखानी है। हाँ जी बिल्कुल दिखानी। सर ये इसमें लिखा है अलग वर्किंग नोट में लिखा है। जो नोट है ये नहीं, जो कैलकुलेशन है वो अलग वर्किंग ब्रैकेट में दिखाओ, नहीं ब्रैकेट में। बढ़े आगे। चलो सेकंड नंबर पे दे रखी थी 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके लिए तो कुछ लिखा नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिला कि नहीं मिला, क्या लगता है मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बताइए क्या लगता है मिला होगा कि नहीं मिला होगा? तो मिला होगा। आज मिला होगा। डेफिनेटली मिला होगा सर, रेट पहले से मेंशन है तो क्यों नहीं मिलेगा सर? ऊपर वाले के लिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसके लिए नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर्स तो फिक्स नहीं होता, शेयर्स पर डिविडेंड का रेट फिक्स होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर पे कभी 9% मिल रहा है, कभी 20% मिल रहा है, कभी 100% मिल रहा है, कभी 0% मिल रहा है, मतलब नहीं मिल रहा। हर साल चेंज होता है, रेट फिक्स होता ही नहीं है। इसलिए उसके बारे में जब भी लिखा जाएगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा जाएगा। लेकिन जो सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट जो हमारी है 12% वाली, उसमें क्लियरली रेट मेंशन है। इसका मतलब हमने किसी कंपनी की इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, किसी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे हैं, तभी रेट पहले से फिक्स है। ठीक है, तो उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन के अंदर खुद ही हमें कैलकुलेट करना है कि डेफिनेटली जो इंटरेस्ट है वो मिल गया होगा। अब सर इंटरेस्ट जो मिला होगा वो किस पे मिला होगा? 5 लाख तो ये बन सकती है, ये कहते हैं पहले तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। प्रिंटिंग अपने दो नहीं आप लोगों को 5 लाख का 12% या फिर 1,50,000 का 12% या फिर डिफरेंस अमाउंट इसका 12%। कौन सा आंसर सही होगा जी? 1,50,000 दोनों हो सकते हैं। 5 लाख एडमिशन के साथ 1,50,000 हाँ जी, 5 लाख वाले कितने हैं? 3-4 बच्चे 5 लाख वाले। 150 वाले कितने हैं? आपका दोनों में 100 था, तो दोनों सही हो सकते हैं आपके साथ।
350 वाले कितने हैं? चलिए अच्छी बात है। तो सर डिफरेंस अमाउंट तो पक्का नहीं आना। 5 लाख भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमने सेल कब करी। ध्यान से देखें। तो साल की शुरुआत में थोड़ा सा अलग है क्योंकि सेल वाला पॉइंट थोड़ा अलग है। साल की शुरुआत में 5 लाख के जो है, अच्छा मुझे बताओ कि मान लीजिए मैंने एट द एंड सेल करे, आप क्वेश्चन के अंदर की बनेगा, आप किस पे कैलकुलेट करोगे? 5 लाख 5 लाख के 150, 5 लाख वाले बताएं, 150 वाले। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में 5 लाख के थे, एट द एंड 1.5 लाख के रहेगा। इसका मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर 3.5 लाख के शेयर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बॉन्ड्स में, वो मैंने ड्यूरिंग द ईयर बेची। तो ये जो 1.5 लाख के शेयर्स है जो भी बॉन्ड्स में डिपेंडेंट है, ये तो पूरे साल रहे, इन पर तो इंटरेस्ट पक्का मिलेगा। इन 1.5 लाख वाले हैं, ये जो 3.5 लाख के हैं, ये जो मैंने बेच दिए, इस पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ डाउट। अगर मैंने साल की शुरुआत में ही बेच दी फिर तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं इस साल। अगर मैंने पूरे साल रखे उसके बाद बेचे फिर तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि आप बिगिनिंग मानो कि एंड मानो। मैंने जो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है उसके अंदर वो एंड मान के करा रखा है। मैं ये मानता हूँ साल के एंड तक रखे उसके बाद बेचे, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा और उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब पूरे 5 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख का 12%। यानी सिर्फ हिडन एडजस्टमेंट, हाँ जी, यानी हिडन एडजस्टमेंट। हाँ हिडन एडजस्टमेंट है, इसमें स्पेशल लिखी नहीं है, इसके लिए हिडन एडजस्टमेंट है। सर मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 होता ही नहीं 9% डिविडेंड वाला, तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करते ही नहीं सर, डिविडेंड मिला ही नहीं ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो शेयर्स वाले केस में नहीं दे रखा नो तो बड़ी अच्छी बात है, खुद कैलकुलेट करना ही। लेकिन अगर शेयर्स नहीं है, रेट फिक्स है, तो पक्का इंटरेस्ट ले लेना ना बिना करे। ठीक है जी, सर एक मिनट दोबारा बात रिपीट करना। क्या चीज? एक बार बाद एक मिनट दोबारा बताओ। अगर शेयर्स लिखे हुए हैं तो उसमें डिविडेंड के लिए कहा है, कोई डिविडेंड लेंगे ना लेंगे, क्योंकि शेयर पर डिविडेंड नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिस पर रेट फिक्स है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है, भले ना लिखा हो। ठीक है जी, पूरे क्वेश्चन में नजर मार लीजिए फटाफट से। मशीनरी के अलावा कोई पॉइंट रह गया तो बताओ। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, हर एक एडजस्टमेंट देखो, ऊपर इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, किसको परचेज माना, किसको सेल माना, कौन सा अमाउंट कैसे कैलकुलेट करा। सिर्फ प्लांट मशीनरी छोड़ देना, उसके अलावा पूरा पॉइंट स्टडी कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। सर एक बार डिविडेंड रिसीव वाला बता दीजिए। डिविडेंड रिसीव सर हमें हुआ है 9% के रेट से कंपनी के शेयर्स में। ये इनफ्लो है, शेयर्स एनसीए के अंदर आते हैं, इसलिए डिविडेंड मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। कैलकुलेट करने की बारी आई सर, 9% निकालना है ओपनिंग का कि क्लोजिंग का। ओपनिंग वाले बैलेंस जो शेयर्स हैं वो तो साल के पूरे साल रहे हमारे पास, उस पर डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। जो न्यू खरीदे हैं वो साल की शुरुआत में ही अगर खरीद लिए तो पूरे साल रहे, उस पर भी डिविडेंड मिलेगा। साल के एंड में खरीदे हैं तो डिविडेंड हमारे पास थे नहीं, उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो 8 लाख पे तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 10 और आए हुए हैं उस पर मिले ना मिले ये हमारी असम्पशन पे डिपेंड है, बिगिनिंग मान रहे हैं। डन जी, यस सर। मशीनरी पर आ जाए। अच्छा, मुझे पॉइंट नंबर 2 जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, पॉइंट नंबर 2, इसको मुझे पढ़ करके फटाफट से बता दो कि मैं कितना अमाउंट लिखूं और इनफ्लो है क्या। पॉइंट नंबर 2 पढ़ करके ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, डिडक्शन भी है, सेल भी है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कैश फ्लो के रिगार्डिंग कौन सा अमाउंट काम का है। 40,000 वही काम की फिगर है, बाकी सब बेकार की चीज है। सर लॉस यहाँ पर नहीं आता, नॉन कैश चीज है। डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आता, नॉन कैश चीज है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्रोविजन प्रोडक्शन कुछ नहीं आता यहाँ पे, सारी नॉन कैश चीज है। सोल्ड करी है, हमने मशीन बेची है, वो कैश वाले आइटम है, वो हमारे काम के आइटम। कैसे लिखूं उसको? सेल ऑफ मशीनरी कितना अमाउंट? 40,000 ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? इनफ्लो है नहीं लगाएंगे।
सेल ऑफ मशीनरी 40,000 बिना ब्रैकेट। चलिए ऊपर बैलेंस दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का साल की शुरुआत में 4 लाख और साल की एंड में 6 लाख। 1 मिनट के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि पॉइंट नंबर 2 नहीं है क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 2 भी हालांकि मशीन के रिलेटेड ही है तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखेंगे हम। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पॉइंट नंबर 2 नहीं लिखा। अब पढ़ रहे हैं प्लांट मशीनरी से साल की शुरुआत में 4 लाख की थी और साल के अंत तक 6 लाख की हो। क्या लगता है परचेज करिए कि सेल करिए? परचेज करिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? परचेज ऑफ मशीनरी कितने का परचेज करी? 2 लाख। या आप लोग लिखना मत अमाउंट, ठीक है ना? मैं लिख रहा हूं फिलहाल। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? Yes, sir. लगाना, क्योंकि परचेज करी तो पैसा जाएगा। अगर पॉइंट नंबर 2 नहीं होता तो हम प्लांट मशीनरी वाला पॉइंट ऐसे सॉल्व कर दे कि 4 लाख से 6 लाख की हो गई, इंक्रीज हुई है तो डेफिनेटली परचेज करी होगी। परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो है, ब्रैकेट मिला। क्लियर हो गई बात? लेकिन क्योंकि देखो यहां से भाई 4 लाख की मशीनरी थी तो थोड़ा बहुत हमने बेच भी दी, थोड़ा बहुत डेप्शन भी लग गया, फिर साल के एंड में 6 लाख बैलेंस आ तो एग्जैक्ट 2 लाख की तो परचेज नहीं होगी ना, किसी और अमाउंट की परचेज आएगी। वो जानने के लिए बना रहे वर्किंग नोट। चलो जाइए वर्किंग नोट नंबर 1 यहां से यहां पर कंप्लीट हो गया। यानी सर ये इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 2 लाख रुपए को चेंज करवाऊंगा मैं अभी वर्किंग नोट के बाद, ठीक है? बाकी यहां से कंप्लीट हो गया, यहां पर यहां का खत्म हो रहा है, उसके लिए यहां से स्टार्ट करो आप वर्किंग नोट। सर हां जी सर ये लिखना परचेज ऑफ मशीनरी या हाँ लिखना? परचेज ऑफ मशीन लिख लो, अमाउंट मत लिखना बस। ओके। बना जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वर्किंग नोट प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनेगा, ये रफ वर्क नहीं है, ध्यान रखें। अक्षर आवाज नहीं करें। वर्किंग नोट नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब जितनी इंफॉर्मेशन हमें पता है वो इसके अंदर लिखेंगे धीरे धीरे करके और फिर से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। हमें जानना क्या हम अकाउंट बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट परचेज वाला अमाउंट नहीं पता, वो जानने के लिए बना रहे हैं ये वाला अकाउंट। 4 लाख से 6 लाख हुई है तो पक्की बात है इंक्रीज हुई है, परचेज तो पक्का हुई। प्लांट मशीनरी सर एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है। टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी 4 लाख, बाय बैलेंस सीडी 6 लाख। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, डेप्रिसिएशन 55,000। डेप्शन की जनरल एंट्री क्या होती है सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो इसकी पोस्टिंग में मशीनरी अकाउंट में करूंगा तो किस साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग में आर के बाद ई लिखते हैं, कई बच्चे आई लगा देते हैं। $55,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर आप ऐसे भी आप रख सकते हो कि सर ये एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। डेप्शन से घटती है, क्रेडिट है, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 2 है जी चैलेंजिंग, सेल वाला पॉइंट कैसे लिखते हो? इसने 11th क्लास में चैप्टर 14 ईमानदारी से पढ़ा, डेप्रिसिएशन पता लग जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि 50,000 की कॉस्टिंग है और 15,000 का डेप्रिसिएशन है, ये 40,000 में बेचा है। अब यहाँ पर सेल भी लिखना है, डिडक्शन भी लिखना है कि नहीं लिखना है, प्रॉफिट या लॉस भी लिखना है कि नहीं लिखना है, ये सारा हिसाब किताब लगा। 2 मिनट दे दो आप लोगों को, ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ। 55,000 के देते हैं, 55 और 15,000। 15,000 सर क्यों का डाउट ये है कि सर दो डिडक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, 15 अलग 55 अलग, ये क्या है?
15,000 है उस वाली मशीनरी पर डेप्शन जो बेची, और 55,000 है टोटल मशीनरी जो इस साल पूरे हमने इस्तेमाल की। सर पीरियड क्या है? हाँ जी, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड के बाद देर ऑन मतलब इसी आइटम में डेप्शन प्रोवाइड करा है। सर एक बार चेक करना। तो रिपीट कर रहा हूँ सर कि 50,000 की कॉस्ट, उस पे 15,000 का डेट, वो बेचा है हमने 40,000 में। उसको कैसे प्रेजेंट करना है एक बार आप ट्राई करें, 2 मिनट लगाकर फिर मैं बताता हूँ। और डेप्शन जो 55,000 रुपए का है वो ऑल मशीन पर है, सिर्फ सोल्ड वाली पर नहीं है। 15,000 सिर्फ सोल्ड वाली है। प्रॉफिट लॉस का अमाउंट तो ठीक आना चाहिए था सभी का, हालांकि आधे बच्चों का ठीक है पर सभी का सही होना चाहिए था। तो आप किसी से भी पूछोगे ये चीज कि सर मैंने 50,000 रुपए का स्कूटर लिया, उस पर 15,000 रुपए का टैक्स लग चुका है, और वो मैंने स्कूटर 40,000 में बेच दिया। जो 50 का स्कूटर 15 का टैक्स, स्कूटर की वैल्यू 35,000 बची, 35,000 की आइटम 40,000 में बेची, 5,000 का प्रॉफिट है, सिंपल। ठीक है, इसकी एंट्री होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू गेन ऑन सेल। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, अकाउंट में पैसे आए 40,000, टू मशीनरी अकाउंट 35,000, एसेट रिड्यूस बाय 35,000 टू गेन ऑन सेल 5,000, मशीन बेचने में फायदा हुआ 5,000 रुपए। इसकी जर्नल एंट्री होगी। अब इसकी लेजर पोस्टिंग बड़े ध्यान से करनी है। लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है इसकी ध्यान से देखो। बाय बैंक 40,000 और टू गेन ऑन सेल 5,000। सर एसेट कम होती है तो क्रेडिट साइड में आता है, मशीनरी बेच रहे हैं, कई बच्चों ने सेल यहां लिखी हुई थी डेबिट में, 2-3 बच्चों ने सेल डेबिट में लिखी हुई थी। एसेट है सर बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, मशीन बेच रहे हैं घटेगी क्रेडिट। क्रेडिट में हमने देखो अगर यहां पे लिखा 35,000 तो क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आती, पता नहीं लगता, आपको बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आ रही है सर एसेट हमने 40 की बेची और 5 का प्रॉफिट, तो ये 5 डेबिट में क्यों लिखी? क्योंकि ध्यान से देखो ये 4 लाख की टोटल मशीन है, ठीक, इसमें से हमने 35,000 वाली मशीनरी बेच दी, तो मुझे इसमें से 35,000 कम करने चाहिए। डेबिट साइड में से कम करना हो तो कैसे करेंगे? क्रेडिट में लिखते, क्रेडिट में मुझे 35 लिखना चाहिए और मैंने क्रेडिट में 40 लिख दिया, 5 एक्स्ट्रा लिख दिया, 5 डेबिट लिख देता। अल्टीमेटली 5 डेबिट और 40 क्रेडिट, अल्टीमेटली 35 ही क्रेडिट हुआ। तो 4 लाख में से ऑटोमेटिकली 35 वाली मशीन डिलीट हो गई। 4 लाख में से 35,000 वाली मशीन डिलीट हो गई। कितनी मशीन बच गई? कितनी? 4 लाख की मशीन में से डिलीट कर दी 35,000 वाली, कितने की बच गई? 365 की बच गई। डेप्शन लग गया इस वाली मशीनरी पर 55,000। तो ये मशीन कितनी बचनी चाहिए? ये मशीनरी बचनी चाहिए 3,10,000। क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 3,10,000, लेकिन आ कितना रहा? 6 लाख है। तो 310 की मशीन 6 लाख की कैसे हो गई? डेफिनेटली परचेज करी है सर 2,90,000। तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज, अनदर ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। इसे फिर टाइम लगाते हैं, दोबारा समझते हैं इसको। ये वाला काम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में करना है चेक करके, जो फुल फ्लैज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये वाला काम करना। तो अगर थोड़ा सा कम पल्ले पड़ रहा है तो उसको स्किप नहीं कर सकते आप अभी। टोटल कितना आ रहा है? 6,95,000।
ये वाला अपना आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। इन परचेज ऑफ मशीनरी 290 आ गई, अपना आंसर पर 290 कर लीजिए। परचेज ऑफ मशीनरी 2,90,000 ब्रैकेट। इसका फाइनल आंसर चेक करने वाली याद है कि नहीं याद? टोटल कीजिए इसका। पॉजिटिव वाले को अलग प्लस करना, नेगेटिव वाले को अलग प्लस करना, फिर दोनों का डिफरेंस देखना। इलस्ट्रेशन 36 से 43 इसी टॉपिक पर दे रखे हैं, तो आप घर से ट्राई करेंगे। टोटल करें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आंसर का, आउटर कॉलम का। ब्रैकेट वाली फिगर अलग टोटल करना, बिना ब्रैकेट वाली अलग। आइए आराम से। ब्रैकेट में आ रहा कंपनी का अच्छा है कि बुरा? पूरा अच्छा है। अच्छा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव होना अच्छी बात है, बताई गई थी आपको। असेट्स खरीदना अच्छा है, बेचना बुरा। एक बार टाइम लगाते हैं इस वाले लाइन पर दोबारा, फिर वापस मशीनरी अकाउंट पर आना। देखिए 8,40,000 सपोज पॉजिटिव होता, इतना पैसा आ रहा है, तो लैंग्वेज सूट करती सर नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, पॉजिटिव होता तो। अगर नेगेटिव होता है, अगर कुछ लिखना नहीं, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। अगर नेगेटिव होता है तो ये लिखते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो ये लैंग्वेज होती है हमारी कि नेट कैश यूज हुआ इस एक्टिविटी। नेगेटिव तो यूज ही हुआ ना पैसा, पॉजिटिव तो पैसा आया। तो पॉजिटिव हो तो क्या लिखना है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। नेगेटिव हो तो क्या लिखना है? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। ठीक, एक ऑल्टरनेट सर तुम यूज वाले लिखेंगे बता रहा हूं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑब्लिक ब्रैकेट में यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये जो लाइन है ये आप हर जगह लिख सकते हो। फिर समझाता हूं। सर पॉजिटिव है तो पैसा आ रहा है, थर्ड वाली लाइन नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सर नेगेटिव है तो पैसा लग रहा है, यूज हो रहा है, सेकंड वाली लाइन नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या फिर आप दोनों का कॉम्बो बना सकते हो इस तरीके से, जो पहले लाइन लिखी है मैंने, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑब्लिक ब्रैकेट में यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एग्जामिनर को हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर ब्रैकेट में लिखा है ना तो समझ जा यूज्ड इन है, बिना ब्रैकेट के लिखा है तो समझ जा फ्लो फ्रॉम है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप तीनों में से आप जो जो नोट करना चाहें, आपको जो समझ तरीके से आए, तीनों नोट करो, तीनों लैंग्वेज नोट करो, या आपको जो कंफर्टेबल लगे। तीनों की लैंग्वेज 100% सही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने सब दोनों लिख देंगे तो एग्जामिनर जो आंसर को बोल रहे हैं। हां, मतलब या तो ये वाली लाइन लिखोगे हां, इस क्वेश्चन में, या तो ये वाली या फिर ये वाली। इस वाले ये वाली नहीं चलेगी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो या तो लाइन लिखोगे ये वाली या फिर ये वाली। सर फर्स्ट वाली को डिफरेंशिएट करके रेट नाम का मतलब देखो ब्रैकेट है तो यूज्ड इन पैसा लग रहा है, ब्रैकेट नहीं है तो फ्लो फ्रॉम पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम में ब्रैकेट लगाएंगे। नहीं ब्रैकेट लगाएंगे क्यों जब फ्लो पैसा पॉजिटिव है तो? नहीं अगर ब्रैकेट नहीं होता तो ब्रैकेट नहीं तो समझ जाएगा ना एग्जाम में, ब्रैकेट लगा हुआ है तो यूज्ड इन है, ब्रैकेट नहीं है तो यूज्ड वाला नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हम ऑपरेटिंग में सॉल्व करेंगे, इन्वेस्टिंग में सॉल्व करेंगे, फाइनेंसिंग में सॉल्व करेंगे। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, हम सभी में सेम लैंग्वेज लिख रहे होंगे। एग्जामिनर को क्लियर दिख रही है बात, नेगेटिव है तो यूज्ड इन, ब्रैकेट में है मतलब ब्रैकेट इंडिकेट करता है यूज्ड इन, ब्रैकेट नहीं है तो इंडिकेट कर रहा है फ्लो फ्रॉम, ये इंडिकेट कर रहा है कंप्लीटली। तो एग्जामिनर को समझना है। हां जी, हम दोनों लिखेंगे, एग्जामिनर को समझना है। हाँ मतलब क्लियर देखते ही समझ रहा है, समझ में आ रहा है। कंफ्यूजन लगी है तो ये लैंग्वेज यूज करो। क्लियर हो गई ये बात? यस 2 मिनट का समय लगाइए। प्लांट मशीनरी को छोटे को डाउट हो तो बताओ। प्लांट मशीन में तसल्ली से टाइम लगाते हैं, फिर उसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो बताइए। सर एक बार सर लॉन्ग टर्म वाली बताइए, जैसे जिसमें बिना एडजस्टमेंट है।
जब भी रेट दे रखा हो तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट डेफिनेटली करें। ओपनिंग पे करना है या क्लोजिंग पे करना है, उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें कि सेल कब या परचेज कब करेंगे। डेट मेंशन नहीं तो जो मर्जी मान करके करें। यदि सर हमने सेल करी होगी तो हमें इंटरेस्ट मिला हो सारे कैन में सेल करी है और साथ तो रखी इंटरेस्ट मिलेगा पूरे पर। सर वैसे हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर निकालना तो उसके रिगार्ड में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी ना कि हमने कब परचेज करी सेल करी। इसमें कहाँ तक रखें? नहीं सर मतलब वैसे में रियल लाइफ में वैसे। हाँ बट डेफिनेटली इनमें डाउट ये है कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होगा ही नहीं कि हमें अजम्पशन लगानी पड़े। प्रैक्टिकल डेफिनेटली पता होगा, बिल्कुल पता होगा प्रैक्टिकल लाइफ। अजम्पशन वाली बात ही बुक ही तो है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब पता ही होता है कि डेट क्या है, परचेज की डेट कैसे लिखी। इनफैक्ट ऐसा भी होगा कि सर ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए जुलाई में खरीदी तो पुराने वाली पर 12 महीने का, नए वाली पर 9 महीने का, ऐसा भी आएगा। इसमें इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो कम है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो मतलब पहले ये सॉल्व करें या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो डाउट ये है इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को पहले कंसीडर करें अपने आंसर में या क्वेश्चन को पहले कंसीडर करें। अगर आप क्वेश्चन कंसीडर करते हैं ना तो प्लांट मशीनरी के परचेज 2 लाख रुपए लिख चुके हो। 4 लाख और 6 लाख का डिफरेंस देखकर तो हमें सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन ही करनी होती है, उसके बाद क्वेश्चंस की जो एड का डिफरेंस है वो। चलिए प्लांट मशीनरी वापस आते हैं। तो जो मैंने भयंकर सी कैलकुलेशन दिखाई दी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। ये 2,90,000 अपने आप ही अकाउंट बना करके देगा। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है, 3 अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्रेडिट साइड में हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में 40,000 है। एसेट बिक्री कम हो रही है तो क्रेडिट में ही आएगा। अगर लॉस हो रहा है तो उसी के नीचे आ जाता है लॉस। फॉर एग्जांपल 35 की एसेट 30 में बेची होती है तो 30 सेलिंग प्राइस और 5 का लॉस, 35 टोटल। आपके बेसिक पता है बेसिक माइंड में क्या क्लियर कट होना चाहिए। सर इस 4 लाख में ना 35,000 जुड़े हुए हैं, वो 35,000 मुझे डेबिट साइड में से हटाना है। 40 इधर लिखा, 5 इधर लिखा, अपने आप हट गया। मान लीजिए 30,000 में बेची होती है, 35 में 30 में बेची होती है तो कैसे लिखते हैं इसको? बाय बैंक 30 और बाय लॉस बैंक। हट गया ना 35,000 4 लाख में। तो अल्टीमेट जितने की मशीन है उतने रुपए हटाने हैं, सेलिंग प्राइस नहीं देखना, जितने की मशीन है उतने रुपए हटाने हैं यहाँ से। तो 4 लाख मतलब 35,000 हटाने हैं, जब प्रॉफिट बेचने लॉस पर बेचने, ये ऑब्जेक्टिव होता है इसलिए पोस्टिंग करने का। तो 40 में बेची उधर की रटने वाला तरीका, सेलिंग प्राइस इधर लिखो, लॉस इधर लिखो, प्रॉफिट इधर लिखो और इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। इधर आएगी वो परचेज टोटल करा क्रेडिट का, उसको इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया, डेबिट की सारी आइटम माइनस कर दी, अपने आप परचेज आ गए 290 मैंने पहले कॉन्सेप्ट से निकाल करके दिखाया लॉजिक से, बाकी आपको नहीं करना उससे, सिंपल ये अकाउंट बैलेंस बना करके दिखाएगा। तो इसमें डाउट है, तो इसमें एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं हुई, मतलब एंट्री आपने दूसरी करी लेकिन डेबिट साइड बोल दी है, तो लॉजिक ठीक है लेकिन एंट्री में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना 5,000 डेबिट साइड। क्यों रिकॉर्ड नहीं? मतलब ब्रांडेड मशीनरी तो गेन ऑन सेल हो गई एंट्री इसमें, बराबर। इसमें जो एंट्री हो गई अब ब्रांडेड मशीनरी टू गेन ऑन सेल अकाउंट, ये वाली कह रहे हो, ये वाली इधर पोस्टिंग है, पोस्टिंग हो गई है। फिर एंट्री तो ये बन गई ना ब्रांडेड मशीनरी टू गेन ऑन सेल अकाउंट 5,000 फिर उसमें नहीं हो रहा डेबिट ब्रांडेड मशीनरी। जिस एंट्री जो कंपाउंड एंट्री होती है उनकी पोस्टिंग ऐसे ही की जाती है। जैसे मशीनरी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 35 से, और इसका इफेक्ट यहाँ भी है, इसका इफेक्ट यहाँ भी है, तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं उसके। मतलब बाई बैंक 40,000 और टू गिल 5,000। वही डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्या आता है? क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिट साइड तो लिखी है मैंने। क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्या आता है? डेबिट साइड तो लिखी। अगर मैं यहाँ पे बाई बैंक 35 लिखता तो समझ में आता ये बाई बैंक 35,000 क्या सेलिंग प्राइस 40,000। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। 40 की बिकी और 5 का लॉस हो, अब क्लियर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। प्लांट मशीन के अकाउंट के लिए अगर आप कुछ नोटिंग करना चाहो तो आप इसमें से देख के नोटिंग कर सकते हो। गिनती की यही आइटम आती है सर, ये परचेज, सेल, लॉस, डेप्रिसिएशन, ये गिनती की 7 आइटम आती है प्लांट मशीनरी अकाउंट के अंदर। आप चाहो तो नोट करना कर सकते हो। बीडी, गेन और परचेज,
सेल, लॉस, डेप्शन और सील। ऑब्वियसली गेन के लॉस में से कोई एक ही आइटम आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये भी अगर आप माइंड में फिट करना चाहो, उसमें जैसी इंफॉर्मेशन देखी फटाफट से वैल्यूज पुट कर दी और अपना आंसर निकाल लिया, ये काम भी कर सकते हैं। यानी सर ज्यादातर जो पहले से फिगर हो जो परचेज भी करती है हाँ। ठीक है अकाउंट लास्ट डाउट, तो प्लांट मशीनरी लास्ट ईयर 10 लाख की थी। इस क्वेश्चन से बाहर आ गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लास्ट ईयर मशीन 10 लाख की थी, इस साल के अंदर मशीन 9 लाख की रह गई। बताइए कैश फ्लो में किस नाम से और क्या अमाउंट लिखोगे? सर सेल सेल ऑफ मशीनरी Yes. कितना अमाउंट? गलत आंसर। सुनिए ध्यान से सर, एक एसेट के इंक्रीज होने का रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है, परचेस। लेकिन एसेट के डिक्रीज होने के दो रीजन हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन और सेल। प्रेजम्पशन क्या रहेगी? डेप्रिसिएशन। वजह डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, फिर हर साल नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हर साल लगता है लेकिन सेल हर साल नहीं होती। इस केस में हम ये मानेंगे कि 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है और कैश फ्लो में कहीं नहीं लिखी। ठीक है, गुडविल 10 लाख की गुडविल थी, 9 लाख की रहेगी साल के अंदर। बताइए कैश फ्लो में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, किस नाम से? सर लिखिए सर गुडविल अमोर्टाइज के नाम से। सेल ऑफ गुड नहीं लिखेंगे सर, गुडविल अमोर्टाइज्ड ये नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नाम की हेडिंग के अंदर आता है। गुडविल एक ऐसी एसेट है जिसको बेचना इम्पॉसिबल है बिना बिजनेस बेचे। अगेन सेम लॉजिक, इस एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसकी दो वजह हो सकती है, डेप्रिसिएशन या सेल। डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं, इंटेंजिबल हो गया। ठीक है, वो कंपल्सरी होता है प्रोवाइड करना। हाँ, बिल्डिंग 10 लाख से 9 लाख की वैल्यू हो गई है। बताइए सेल या डेप्रिसिएशन? लैंड 10 लाख से 9 लाख का हो गया है, बताइए सेल या डेप्रिसिएशन? सेल। लैंड इज द ओनली नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट। इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। जो बातें मैंने लिखवाई हैं नोट करने की जरूरत नहीं है, आने वाले क्वेश्चन। हाँ जी, बता, जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें तो सारे टॉपिक हैं, लैंड बिल्डिंग वाले कुछ सारे कराऊंगा। देखिए लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं सर जिस आइटम की लाइफ लिमिटेड होती है। डेप्रिसिएशन हमेशा उस पर लगता है। बिल्डिंग की लाइफ लिमिटेड होती है, 50-100 साल के बाद बिल्डिंग बेकार हो जाएगी तो दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन लैंड की थोड़ी ना लिमिटेड लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ नहीं होती। जब आप कोई प्लॉट खरीदोगे तो ये नहीं पूछोगे कि साल पुराना है, तो पुराना हो गया कम में दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो लैंड की लाइफ लिमिटेड नहीं होती, इसलिए प्रोडक्शन नहीं लगता। उस वाले केस में अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको सेल मानते हैं, उसके अलावा कोई डिक्रीज हो रहा है उसको डेप्रिसिएशन मानते हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे से।